हाय गाइस, वेलकम है आपका 9th मंथ प्रेगनेंसी ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत में कब मैं फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज जाना है टेस्ट कराने के लिए, जो कि 9 मंथ में होता है। 9th मंथ में या फिर आप कह सकते हो मोस्टली 3rd ट्राइमेस्टर में टेस्ट होता है। किसी किसी का 8 मंथ में हो जाता है और किसी किसी का 9th मंथ में होता है। अगर डॉक्टर को दिक्कत फ़ील होती तो वो 8 मंथ में ही करवा देता, पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में सब नॉर्मल था। तो 9th मंथ में मुझे बोला गया था कि आप कलर ड्रॉपर टेस्ट करा के आओ। तो फिर फाइनली सारी चीज़ें हो जाने के बाद, घर के काम, नहा धो के रेडी होने के बाद, मैं फटाफट से अपना नारियल पानी पी लेती हूँ। और नारियल पानी पीने के बाद मैं हल्का ब्रेकफास्ट लेती हूँ, सिर्फ एक पराठा और सोयाबीन की सब्ज़ी। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ रेडी होने के लिए। रेडी होने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ ही चली जाती हूँ सुबह सुबह हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहुँचते भाई इतनी ज़्यादा भीड़ रहती, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती कि मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं हॉस्पिटल से घर वापस आते टाइम, मॉर्निंग में ही। तो सबसे पहले वहाँ पे होता है वेट, जो हमेशा रेगुलर होता है। सबसे पहले आपका वेट मेजर किया जाता है, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर, फिर डॉक्टर के पास जाने को मिलता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो वो एक इंजेक्शन लगाने को बोलते हैं, जो मतलब एक हमारा लग चुका था 7th मंथ में, जो कि था हमारा स्वाइन फ्लू का। अभी जो हमारा लग रहा है इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, जो बेबी के लिए होता है कि बेबी पेट में ही उसको इंजेक्शन लग जाए। फिर उसके बाद जब डॉक्टर चेक करते हैं तो उन्होंने ऐसा चीज़ बताया जिससे हम सब डर गए थे। उन्होंने बोला कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, आपको दोबारा टेस्ट करा के आना होगा और रिपोर्ट दिखाना होगा। तो फिर उसके बाद सुबह तो मैं हस्बैंड के साथ गई थी, फिर शाम को मैं अपनी सासू माँ के साथ जाती हूँ टेस्ट कराने लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी हम आपको बता नहीं पाएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। तो इवनिंग के टाइम भी हम लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है। सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नॉर्मल अपना टेस्ट कराने के लिए, जो कि कलर ड्रॉपर में ही 2-3 चीज़ें चेक करनी थी। फिर उसके बाद हमको ब्लड टेस्ट भी कराना था कि हीमोग्लोबिन कितना है। वो सारी चीज़ें होने के बाद मैं वापस से पहुँच जाती हूँ अपने घर। बहुत देर तक इंतज़ार करने, और मूड थोड़ा अपसेट था कि क्या निकलने वाला है, क्या होने वाला है। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में देखते हुए हम लोग घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंच के मैं नॉर्मली दाल का पानी और क्या कहते हैं कि कब से सोच रही थी कि क्या ही रिज़ल्ट आने वाला है। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे हम सब लोग। फिर फाइनली रिपोर्ट भी आ जाती है और मैं रिपोर्ट लेके घर आ जाती हूँ और फिर रिज़ल्ट आपके सामने। तो गाइस फाइनली रिपोर्ट आ गई है, जो कि मेरे पास है। बट रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। मतलब मैं पूरे महीने, पूरे ट्राइमेस्टर, पूरे टाइम यही कोशिश करती रही कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो। बट डॉक्टर ने, मतलब जब डॉक्टर ने पहली बार टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए और अच्छा टेस्ट होना होगा। तो फिर हम लोग भागते दौड़ते गए थे दूसरी बार टेस्ट कराने। बट रिज़ल्ट में यही आया कि फाइनली मेरा सी सेक्शन होगा। What? और अभी तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा टेंशन है। घर में भी सब थोड़े परेशान हो गए। बट आजकल सी सेक्शन होना या फिर बाकी सारी चीज़ें होना नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। बट एक बार आप दिमाग में अपने बना लेते हो ना कि नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। जब आप सारी चीज़ें कर लेते हो और फिर आपको पता चलता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है, तो एक ऐसा था ना, शॉक लग जाता है। तो इसमें डॉक्टर की भी कोई फॉल्ट नहीं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर पैसा बनाने के लिए कर रहा है, ये इसके लिए कर रहा है। बट अगर उन्हें पैसा ही बनाना होता तो वो पहली बार में ही चेक करके बोल देते कि नहीं आपका ऑपरेशन होगा। बट उन्होंने मुझे दोबारा टेस्ट करने के लिए बोला। मेरा 2 बार टेस्ट हुआ कलर ड्रॉपलर का। इसमें मेनली यही होता है कि बेबी का पूरा प्रॉपर ग्रोथ होता है। जो कलर ड्रॉपलर टेस्ट होता है वो पूरा आपका मतलब 3rd ट्राइमेस्टर से शुरू होता है 40 वीक तक में। मतलब आप कभी भी करा सकते हो, आप 2-3 बार करा सकते हो 3rd ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इसमें ग्रोथ स्कैन होती है बेबी की, पोजीशन प्लेसेंटा का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे केस में ये है, मेरा जो प्लेसेंटा है वो एकदम लोअर लाइन है। मतलब डॉक्टर का ये कहना है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हो, बट उसमें रिस्क है। तो फिर रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है जब आप नॉर्मल कर सकते हो। और ना ही मैं 40 वीक तक अपने रुक सकती हूँ, क्योंकि
बेबी जो है वो डाउन जाता है तो मे भी चांसेस हैं कि वो प्लेसेंटा को भी मतलब डिस्टर्ब करे, जिससे क्या होता है कि ब्लीडिंग होने के प्रॉब्लम है। तो मुझे अभी 1 हफ्ते बाद जाना है फॉर सर्जरी, मतलब आज से अभी 37 वीक चल रहा है, सॉरी, मतलब 38 वीक में लास्ट में मुझे डेट मिल जाएगी और मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। अब जो भी होगा टच वुड अच्छा हो। और क्या ही बोलूँ, टेंशन तो हो ही गई है, मतलब सुन के मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मुझे 4 इंजेक्शन लगने हैं, मतलब फॉर प्रिपरेशन, बॉडी प्रिपरेशन, बेबी प्रिपरेशन की बेबी को कोई हार्म ना हो ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो सारी चीज़ें। तो अभी इंजेक्शन मुझे लगने हैं, तो मुझे लगातार इंजेक्शन लगवाने हैं। दवाइयाँ भी मेरी थोड़ी बढ़ गई हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अभी लेनी है फॉर बॉडी प्रिपरेशन की अच्छे से सब हो। कॉम्प्लिकेशन यही है कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो लो लाइन इन द सेंस, बहुत लोग का एंटीरियर होता है, बहुत लोग का पोस्टीरियर होता है। मेरा पोस्टीरियर के साथ साथ वो लो लाइन, यानी कि जहाँ से बेबी बॉर्न होता है, वहाँ जहाँ से बेबी निकलता है, मेरा प्लेसेंटा उस जगह पे है। तो वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है कि बेबी बाहर आ सके। तो उस वजह से डॉक्टर ने बोला कि देयर इज़ नो स्पेस फॉर बेबी टू कम आउट। तो उन्होंने बोला है कि आप ऑपरेशन के ही थ्रू जाइए, दैट इज़ अ बेटर। फिर सब लोगों ने फाइनली, अभी तो क्या ही कर सकते हैं अगर ही सब लोगों ने कर ही लिया है कि ऑपरेशन होना है, तो हम लोग अब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब जब ये रिपोर्ट पता चली थी तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, सबको टेंशन हो गया था, क्योंकि इससे बॉडी भी ठीक रहती है। नॉर्मल डिलीवरी से आप जल्दी रिकवर कर जाते हो। ऑपरेशन में आपको बहुत टेक केयर की भी ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा बॉडी मतलब उतनी जल्दी रिकवर नहीं करती है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब का टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा है। एक तो मेरी हाइट वैसे भी बहुत कम है, तो वो बहुत फुली बॉडी लगती है। थोड़ा सा भी अगर मैं हेल्दी होती हूँ तो वो बहुत फूला लगता है। तो मुझे टेंशन है कि मैं इतनी जल्दी पतली नहीं हो पाऊँगी। अभी मैं क्या ही बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट कोई नहीं, मुझे शेयर करना था, मैंने आप लोगों से शेयर किया कि क्या रिपोर्ट है। बाकी आप लोगों को कुछ बताना हो, कुछ सजेशन देना हो, कुछ पूछना हो, प्लीज़ कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं अभी और भी बेबी होने के बाद की भी सारी चीज़ें शेयर करनी है कि क्या कैसे होना है, कैसी लाइफ गुजर रही है। अभी तो लोग बोलते हैं कि अभी बहुत अच्छा है, बाकी का भगवान जाने कि कैसा बीतने वाला है। बस भगवान से यही दुआ है कि जो भी हो अच्छा हो। आप लोग भी प्रे करिए कि जो भी हो अच्छा हो प्लीज़। और प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।